यस 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज है लास्ट लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 5। नहीं 6 है या 5 है? 5 ही है मेरे ख्याल से, राइट? बिकॉज हम हाँ पांचवा चैप्टर है ये। लेक्चर नंबर नहीं 6वां चैप्टर है ये, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो देख सकते हो अब हमारे सिक्स्थ चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। अब देख सकते हो हमने कितने चैप्टर्स पढ़ लिए। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे पहला चैप्टर। फिर हमने पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देन वी रेड अबाउट जेनेटिक्स के 2 चैप्टर्स, राइट? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आज आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीक कंप्लीट करेंगे इसी का सेकंड पार्ट, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, है ना? वो भी छोटा सा चैप्टर है, उसमें तो 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो सकता है वो तो, है ना? लास्ट का पार्ट आपको खुद पढ़ने वाला है, तो वो आप खुद ही पढ़ेंगे, नहीं तो मैं क्लास में रीड कर दूंगा। तो आपको पसंद नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ खुद ही पढ़ लेना, है ना? कोई नहीं, वो तब किताब देखेंगे। तो आज लास्ट ही लेक्चर है इसका। हमने पिछली बार ये चैप्टर कहाँ पे छोड़ा था? जैक तुम बताओ, पिछली बार हमने ये चैप्टर कहाँ पे छोड़ा था? ओए पिछली बार तूने छोड़ा था जब तूने फर्स्ट स्टेप यानी कि आइसोलेशन बता दिया था। ओए आइसोलेशन तो मुझे आता है। हाँ, तो हमने आइसोलेशन बता दिया था ना, आइसोलेट कैसे करोगे। काइटिनेस, लेगुमिनेस, सॉरी लेगुमिनेस क्या बोल रहा हूँ, लाइगेजेस, ये सब आप यूज करेंगे, है ना? लाइगेजेस टू रिमूव द जो भी आपके पास क्या है, फैट्स हैं, है ना, लिपिड्स हैं उनके लिए, है ना? प्रोटीएजेस और भी हमने कैसे चीजें, आरएनएजेस पढ़े थे। ये 3 प्रोटीन्स, फैट्स और आरएनए को हटाने के लिए एक सेल से, बिकॉज आपको सिर्फ डीएनए चाहिए, और बाकी सेल वॉल को पार करने के लिए प्लांट्स में यूज करोगे आप सेलुलेस, है ना? फंगस में काइटिनेस और लाइसोजाइम इन बैक्टीरिया। तो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप। अब आपने आइसोलेट कर लिया, अब आपको क्या करना है, उस जीन को आइसोलेट करने के बाद उसको फ्रेगमेंट्स में कट करोगे, है ना? तो कटिंग यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सेम ही चीजें रिपीट होंगी यहाँ पे भी, ऑफ कोर्स वाली बात है, आप पढ़ चुके हो सारा कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, तो वही चीज है ना? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिकॉग्नाइज their sequences, recognition sequence. फॉर एग्जाम्पल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हो गए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, जैसे आपको याद होगा तो एंडोन्यूक्लियस क्या करते थे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रीड करते थे, राइट? जो कि कितने उसकी होती थी, 6 बेसिस की होती थी, और वहां पे लास्ट और सेकंड लास्ट और उधर भी लास्ट सेकंड लास्ट के बीच में कट लगाते थे। फॉर एग्जाम्पल इसका भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। इकोलाई में जो है आपके पास इको R1 जो है वो क्या रीड करेगा, GAATTC, और कट कहां पे लगाएगा, GA के बीच में। अब ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ पे भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सेम ही चीज आएगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC, इस पे कट लगेगा यहाँ पे, तो स्टिकी एंड्स बनेंगे। ये यहाँ पे एक और चीज मैंने आपको बताई थी, ये तो जस्ट आप मान सकते हो रिविजन ही चल रहा है, बिकॉज आपके एनसीईआरटी में बताया हो, तो थोड़ा सा भी आपको बता देता हूँ दोबारा से, है ना? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने ये तो कर दिया, बट same restriction enzyme must be used for cutting the vector as well. Vector and foreign जीन दोनों को कट करना है, तो वही सेम ही आप यूज करोगे। थर्ड है आपके पास, आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते थे, मतलब सेपरेशन, कटिंग के बाद सेपरेशन ऑफ, बिकॉज कटिंग तो कई सारे कट्स आ गए होंगे आपके पास, बट अब सेपरेट कैसे करोगे, सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब इतना तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा पूरा, है ना? थोड़ा सा जस्ट एक आपको मैं जितना जितना मुझे बताना चाहिए अब उतना बता रहा हूँ, बिकॉज पहले हमने कर लिया हुआ सारा कुछ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड इन आर केस वी यूज एग्रोस जेल, जो कि सी वीड्स से मिलती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना? इसमें क्या होता था, यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना, ऐसा एक मान लीजिए कुछ, है ना? इस तरह से इसके अंदर जेल होगा, जेल में यहाँ पे वेल होंगे, वेल में आप डालते हो डीएनए। अब यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, ये है कैथोड, ये है एनोड। तो क्या होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो इस साइड को मूव करेगा, है ना? और जो जितना इस साइड होगा वो उतना ही स्मॉल होगा, जो इतना इस साइड होगा वो उतना ही लार्ज होगा, बिकॉज लार्जर जो डीएनए उतना ही कम चल पाएगा ना, कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा, और अगर छोटा है डीएनए तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, है ना? तो ये चीज है, ये हमने कर लिया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आपके पास जो आएगा दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। बोला ये हमने नहीं सुना, तो ये मैं आपको अभी बता रहा हूं।
एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है अगर आप उसको एक वेक्टर में ट्रांसफर करोगे, मान लो उससे पहले वो डैमेज होगी, तो क्या आप किसी और प्लांट को निकालोगे या किसी और ऑर्गेनिज्म को निकालोगे जिससे आपने वो जीन ली थी, उससे दोबारा वो जीन निकालोगे, इतने सारे स्टेप्स 3 तक दोबारा करोगे? नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, थर्ड के बाद एक स्टेप ऐड हो जाता है बीच में। क्या? जैसे आपने बाकी तो पढ़ लिया ना, वेक्टर में डालते हो वो तो आपने पढ़ लिया, बट कैसे डालेंगे उससे पहले क्या करेंगे वो चीज है। एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप क्या यूज करते हो? पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब अगले पेज पे मैं आपको यही समझाऊंगा कि व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, है ना, तो वो हम देखते हैं। पहले इसको नोट करो, मैं इसकी एक बार फोटो क्लिक कर लेता हूँ। हाँ जी बंटी, क्या तुमने नोट कर लिया? मैंने तो नोट कर लिया, हाँ मैंने तो कर लिया भाई, कर लिया मैं तो कर लेता हूँ। यार मैंने अभी अभी देखा वीडियो सिर्फ 38 मिनट की ही बन पाएगी, तो जल्दी जल्दी हम कवर करने की कोशिश करते हैं और आज थोड़ी बातें कम कर लेंगे फिर, है ना। आई थिंक एंड बिलीव कि 38 मिनट में तो कवर हो ही जाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर आधी अधूरी जाएगी वीडियो, क्या कर सकते हैं। फिर लेक्चर नंबर 6 भी लेके आना पड़ेगा, वैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक लेक्चर तो आना ही था। ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखो आपने क्या किया, उस फॉरेन जीन के सेगमेंट को आपने निकाल लिया, तो ये है, मान लो आपके पास फॉरेन जीन है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, है ना। जैसे कि 3 स्टेप्स कौन कौन से होंगे देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसको जैसे यहाँ पे ये देखो, मैं पूरा ही बना दूं क्या, बॉन्डिंग दिखाऊं कि रहने दूं? ऐसे कर देता हूं। ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है मान लीजिए, और ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये आपके पास डीएनए है। सबसे पहला स्टेप है आपके पास एनिलिंग। ओए, एनिलिंग कहां से आ गया पहले ही? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब, अब क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कम होती हैं, स्ट्रॉन्ग, है ना, जब आप इसको हीट करोगे तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी ब्रेक, हाइड्रोजन बॉन्ड अलग अलग हो जाएंगी। देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये ऐसे था, अब ये कैसा है, ऐसा है ना। अभी डीनेचर हो गया। अब डीनेचुरेशन के बाद क्या करोगे, नीचे कितना दिख रहा है आपको, पहले तो मुझे ये बताओ। अब होगी एनिलिंग, वैसे तो नीचे तो भी आपको कम ही दिख रहा है, तो यहीं पे दिखा दूं क्या एनिलिंग? हीट क्या, हीट का क्या मतलब हुआ, क्या आप उसको डीनेचर कर रहे हो? मतलब डीनेचुरेशन से क्या हो रहा है, सेपरेट द टू सेगमेंट्स, जो 2 स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट कर देगा ये, ठीक है ना, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी इस तरह से। तो अब ये है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। नाउ नेक्स्ट जो इसके बाद आप करोगे वो क्या है, एनिलिंग। एनिलिंग का क्या मतलब है, जैसे आपने पढ़ा ना प्राइमेस ऐड होते थे, वैसे यहाँ पे भी प्राइमेस ऐड होंगे, प्राइमर्स ऐड होंगे, बट यहाँ पे हम एनिलिंग की मदद से डालेंगे प्राइमर। सेकंड है एनिलिंग। अब यहाँ पे आपको प्राइमर की डेफिनेशन भी दे रखी है एनसीईआरटी में, तो प्राइमर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट आर प्राइमर्स, जैसे आपने पढ़ा था आरएनए प्राइमर, है ना, तो वैसे ही प्राइमर क्या होते हैं, स्मॉल सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड, जब स्मॉल पॉलीसेकेराइड चेन, मतलब ऐसा कहो स्मॉल चेन ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स आपने पढ़ा है कहाँ पे, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, राइट, ओलिगोसेकेराइड्स। तो स्मॉल चेन ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स which is complementary to डीएनए चेन, है ना। इस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री भी तो होना चाहिए, तो ये मैं यहीं पे दिखा देता हूँ इसी में, है ना। जैसे ये था और ये था, तो यहाँ पे मैंने एनिलिंक करके ये एक सेगमेंट लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे एनिलिंक करके, अब ऑफ कोर्स यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम के 5 प्राइम के पास लगना, तो यहाँ पे भी 5 प्राइम के पास ही लगेगा ना, तो है ना, यहाँ पे लगा दिया मैंने, ये देखो ये है एनिलिंग, ठीक है। ये क्या ऐड हो गए, व्हाट आर दे आर दी प्राइमर्स। थर्डली, अब ये प्राइमर लग गए, अब क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे इसकी, है ना, यानी कि कह सकते हो एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब है कि ये बढ़ते जाएंगे, राइट। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम में बढ़ते हैं, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में क्या, आप देख लेना ना, वो तो आपको पता ही है कैसे करे हुए, है ना। अब बस इसका एक्सटेंशन कर दोगे, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ये दूसरी स्ट्रैंड आ गई। अब ये एक्सटेंड होगा उस साइड को, ये इस साइड को, है ना, ऐसे ही एक्सटेंड होगा,
तो बस इससे क्या बन गया, ये बन गया। देखो तो आपकी ये जीन ऑफ इंटरेस्ट देखो कितनी बार बन जाएगी। एक जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज दिस, जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसमें आपने ऐसे साइकिल चलाया है ना, एनलिंक करा, फिर एक्सटेंशन, तो आपको 2 मिल गई है ना। ऐसे ही ये 2 नहीं है एक्चुअली, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें कई सारे आप निकाल सकते हो, है ना। सो अब अगर इसके मैंने 30 साइकिल्स चलाए, पूरे साइकिल के, पूरे इसके 30 साइकिल्स, तो मुझे जीन जो है वो 30 नहीं 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाइड जीन मिलेगी। 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाइड जीन मिलेगी, मतलब उससे मैं 1 बिलियन जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं, ये आप कह सकते हैं इससे, सिर्फ 30 साइकिल से। तो दिस इज व्हाई पीसीआर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम डिजीजेस के डायग्नोसिस में भी यूज करते हैं। आप इसके बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, राइट, बिकॉज ये एप्लीकेशन ही हो गई इसकी बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी तो पढ़ रहे हो, तो इसकी एप्लीकेशन अगले चैप्टर में पढ़ोगे, है ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज पीसीआर, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे अब जब पॉलीमराइजेशन करनी है या एक्सटेंशन करनी है, तो आप कोई ना कोई पॉलीमरेज यूज करोगे। तो क्या यहाँ पे कौन सा पॉलीमरेज यूज होगा? Here we use Thermus aquaticus, Thermus aquaticus, or we can say it as Taq polymerase, Taq polymerase। थर्मस एक्वाटिकस क्यों यूज कर रहे हैं? थर्मस आपको नाम से पता चल रहा है कि ये हीट में भी रह सकता है ना। तो यहाँ पे हमने हीट किया हुआ है, हीटेड एनवायरनमेंट है, तो हीट में भी रह सकता है, इसलिए हमने ये यूज किया, है ना। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, Taq polymerase can even survive in heat, survive in heat and extend the primers, primer को extend कर देगा and add bases corresponding to डीएनए के कॉरेस्पॉन्डिंग, डीएनए स्ट्रैंड के कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस ऐड करता जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैक पॉलीमरेज, दिस इज व्हाट आर द प्राइमर्स, आप दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन, सब कुछ हमने कवर कर लिया। डीनेचुरेशन में क्या हो रहा है, हम हीट करके इसके बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं। एनेलिंग में क्या हो रहा है, हम एक ओलिगोसैकेराइड का प्राइमर जोड़ रहे हैं। और एक्सटेंशन में क्या, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। दैट्स व्हाट इज जस्ट पीसीआर। और इससे आपको एम्पलीफिकेशन कितनी मिल सकती है, 30 साइकिल से देखो 1 बिलियन टाइम्स जो है जीन आपकी, ये क्या दिखा रहा है, टाइम्स दिखा रहा है यार, है ना। और बोलो क्रॉस बनाया, टाइम्स 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाइड जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे। क्या तुम्हें समझ आया जैक और बंटी? ओए मुझे तो समझ आ गया, बंटी का नहीं पता। ओए नीचे तो दिख नहीं रहा है, तो नीचे भी दिखा देते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से अब आपको सब कुछ प्रॉपरली विजिबल होगा, राइट। आई होप एंड बिलीव, अब आई होप सो आपने इस सब को कवर कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास, एक मिनट, डस्टर कहाँ गया? आई होप एंड बिलीव आप अब इसको कवर कर चुके हैं। यार ये कहाँ गया? ये रहा। हेलो, नोट कर लिया? मैंने फोटो खींच ली क्या? आई डोंट रिमेम्बर, बट स्टिल मैं एक बार दोबारा खींच लेते हैं। फोटो भी बड़े ध्यान से खींचनी पड़ती है, ऐसा ना हो कि फोन पूरा हिल जाए। देखो पीसीआर देखो कितने आसानी से हमने कवर कर लिया, इसमें मौत आती है बच्चों को, है ना। देखना, अपने आसपास जाके पूछना कभी, क्या तुझे पीसीआर आता है? नहीं आता होगा तो तुम समझा देना यार, है ना, उसका भी भला हो जाएगा बेचारे का। पर ज्यादा होशियारी भी मत मारना, पता लगे तुम्हें आगे कुछ आता ही ना हो, सिर्फ पीसीआर ही पढ़ के बैठे हो। नेक्स्ट है आपके पास, अब देखो हमने एम्पलीफाई कर लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट को, अब हमें उसको वेक्टर में डालना है। इंसर्शन इन वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर में डालोगे। अब ये तो आपको पता ही है कैसे कैसे क्या करना है ना, ये हमने देख लिया। वेक्टर में भी उसी से कट लगाएंगे, यूजिंग लाइगेसेस, दैट इज सिंपल। नेक्स्ट आफ्टर दैट वेक्टर से जाएगा किसमें, होस्ट सेल में। देन इंसर्शन इनटू होस्ट सेल, होस्ट सेल में चला गया। अब होस्ट सेल कैसा होना चाहिए, है ना। होस्ट सेल की भी आपने कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, है ना, और उसको कॉम्पिटेंट भी बनाना पड़ेगा। तो कॉम्पिटेंट बनाना है, कैसे बनाना है, पिछले लेक्चर में कवर किया था। अच्छा, पिछले लेक्चर में एक गलती हो गई थी, वहां पे मैंने टिन बोल दिया था यार, है ना, टंगस्टन था तो टिन बोल दिया गलती से,
ठीक है, तो उसको आप देख लेना यार, थोड़ा बहुत है ना, चलता रहता है। इंसर्शन इनटू होस्ट सेल, कॉम्पिटेंट बनाओगे पहले उसको, फिर आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को। देन कल्चर द होस्ट सेल, ये है आपके पास 5th 6th 7th। कल्चर द होस्ट सेल इन लार्ज अमाउंट, बड़े ज्यादा अमाउंट में आप उसको कल्चर करेंगे यूजिंग बायोरिएक्टर्स। मतलब व्हाट आर बायोरिएक्टर्स? बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं, कई बड़े बड़े वेसल्स जो आप पढ़ते हो ना, वेसल्स जिनकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब आप मान सकते हो लगभग 10,000 लीटर्स के होते हैं कैपेसिटी इनकी, है ना। तो इसमें आप क्या करते हो, कल्चर मीडियम डाल देते हो जिसमें वो आपके होस्ट सेल या है ना वो ग्रो कर सके आसानी से। कल्चर मीडियम डाल दोगे इसमें आप, और हर चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब पीएच का ध्यान रखोगे आप, है ना, कल्चर मीडियम का ध्यान रखोगे, न्यूट्रिशन का ध्यान रखोगे, है ना, फोम का ध्यान रखोगे क्योंकि फोम भी बन सकता है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखोगे और एरेशन का ध्यान रखोगे। तो ये सारा कुछ आपके एक बायोरिएक्टर में होना चाहिए। एक बायोरिएक्टर में क्या होगा, कल्चर मीडियम डालोगे और वेसल होते हैं ये बड़े बड़े, है ना, जिनमें क्या होता है ना, ऐसे कल्चर मीडियम आपने डाल दिया, मान लो ये बायोरिएक्टर है ना, ये मेरी ऐसे है, मान लो स्पार्स या कोई भी स्टर्ड, तो ऐसा एक उनमें ऐसा लगा होता है, तो वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, साथ साथ में पूरे मीडियम को घुमाता रहता है ना। तो आई होप एंड बिलीव आपको ये चीजें समझ आ रही हूँ। पूरा मीडियम घूमता रहेगा, उससे एरेशन भी अच्छी होगी, है ना, एरेशन अच्छी हो जाएगी, और वैसे भी एरेशन का कंट्रोल तो होता ही है एक बायोरिएक्टर में। और कल्चर मीडियम तो पढ़ लिया आपने, पीएच का भी कंट्रोल होता है उस पर, और फोम कंट्रोल होता है, अगर फोम बन गई तो फोम को हटाना है ना, न्यूट्रिशन भी अच्छे से उसका ध्यान रखा जाता है ना। तो इसको नोट करो, फिर मैं आपको ये बायोरिएक्टर्स वाला प्रोसीजर जो है थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। आई होप एंड बिलीव आप इसको नोट कर रहे हैं। एक बार मैं इसकी फोटो क्लिक करता हूँ। जैक जैक जैक, क्या तुमने इसको नोट कर लिया? टिन 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 तो मैंने पिछली बार बड़े अच्छे से बोल दिया था, है ना, पर टिन था ही नहीं। ओए, तू मुझे सिखाएगा? मैं तो पिछली बार ही जानता था इसका आंसर टिन नहीं है, या इसमें टिन यूज नहीं होता, पर मैंने तुझे खुद ही नहीं बताया। मैंने भी सोचा तेरी बेइज्जती हो जाए, उसके बाद मजा आए। ओए, आज आवाज क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि आज मैं सो गया था। अब देखना आगे की कहानी मेरी जुबानी। तो बायोरिएक्टर में आपने सब कुछ चीजें पढ़ ली कि उनमें क्या क्या होना चाहिए, तो मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे लिखवा देता हूँ, नया पेज है ना, बिकॉज वहां पे नीचे लिखा हुआ था। तो बायोरिएक्टर्स कैसे होने चाहिए? सबसे पहले ये क्या है, लार्ज टैंक्स है, लार्ज टैंक्स जिसमें आप होस्ट सेल को क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज टैंक्स कितने होते हैं? लगभग मैंने आपको बताया 10,000 लीटर्स के टैंक होंगे, इन विच होस्ट कैन बी कल्चर्ड इन लार्ज अमाउंट। आई होप एंड बिलीव आपको कल्चर जो है वो समझ आ रहा होगा। कल्चर का मतलब क्या है? इट्स नॉट अबाउट फॉरेन कल्चर, इंडियन कल्चर नहीं, कल्चर का मतलब उनको रखा जा सकता है, कल्चर्ड इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट में उनको कल्चर कर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल, कंट्रोल, पीएच का कंट्रोल होना चाहिए आपके हाथ में, पीएच का कंट्रोल। नेक्स्ट, आफ्टर पीएच कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, एरेशन होनी चाहिए प्रॉपर, है ना, आपको मैंने बताया एरेशन होनी चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन तो चलो कल्चर से मिल ही जाएगा उनको, न्यूट्रिशन होना चाहिए, और फोम ब्रेकर होने चाहिए, फोम ब्रेकर्स भी होने चाहिए, फोम ब्रेकर्स भी होने चाहिए इसमें, है ना। तो देखो दो तरह के आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एक बना है कुछ ऐसा सा, और बीच में सारा कंट्रोल वगैरह वो मैं सारा नहीं बनाऊंगा, है ना, ऑफ कोर्स वाली बात है, आपका एनसीईआरटी आपके पास है, और एक बना है ऐसा सा। चेक करो, अब आप एनसीईआरटी खोल सकते हो, है ना, तो उसमें चेक करोगे, एक इस तरह है, एक इस तरह का है, एक इस तरह का है। यह है सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर। आसान आसान से टॉपिक थे आज, सिर्फ एक पीसीआर का समझने वाला, वो तो आपने समझ लिया कितने अच्छे से, है ना। सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर है, और ये है स्पार्ज्ड स्टरिंग, ये स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर। एंड जो लोग कहते हैं कि इससे नीट नहीं निकलेगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम करेंगे, आप देखना क्या इससे क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, है ना। तो सिंपल स्टर्ड में भी ऐसी वो स्टरर लगा होता है जो यहाँ से स्टर कर सकता है इसको, है ना, ये वो ब्लेड से जो स्टर करते हैं, यहाँ पे फोमिंग कंट्रोल होगा, टेम्परेचर कंट्रोल होगा, पीएच कंट्रोल होगा, है ना, अलग अलग चीजें होंगी, कवर होगा ऊपर से, है ना। तो ये सिंपल स्टर्ड है। सिंपल स्टर्ड का देखो आप कैसा बेस है, क्या कहते हैं इसको, ओवल बेस, है ना। ओवल बेस मतलब इसका बेस जो है वो स्ट्रेट बेस नहीं है, नॉन स्ट्रेट बेस है, इसका बेस देखो स्ट्रेट है,
और इसमें स्पार्ज्ड का क्या मतलब है, इनमें एक स्पार्जिंग सिस्टम भी होता है, हैज एन एक्स्ट्रा स्पार्जिंग सिस्टम, एक्स्ट्रा स्पार्ज which ensures better एरेशन, जो कि बेटर एरेशन को इंश्योर करता है। ऑलराइट, तो स्पार्स स्टर्ड बाय रिएक्टर का यही है डिफरेंस, बाकी कुछ खास डिफरेंस है नहीं इनमें, सिर्फ एक बेस का डिफरेंस था। इनका बेस ऐसा ओवल शेप्ड का है, इसका बेस राउंड 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 वुड बी बेटर वर्ड, राउंड बेस है, और इसका सिंपल जो है स्ट्रेट बेस। इस तरह से इसमें भी वही लगे होंगे ऐसा, और फॉर्म कंट्रोल होगा ऊपर, है ना, पीएच कंट्रोल होगा, टेम्परेचर कंट्रोल होगा, वो सारी चीजें तो अलग है, वो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। तो आप एनसीईआरटी खोलिएगा, उसमें ये डिफरेंसेस चेक कर लेना, क्या इसका बेस आपको राउंड दिख रहा है, इसका बेस हमको सिंपल दिख रहा है। इसमें स्पार्ज स्टर्ड बाय रिएक्टर क्यों बोला, बिकॉज इसमें स्पार्ज सिस्टम होता है जिसमें आप बेटर एरेशन इंश्योर कर सकते हो, बेटर एरेशन और बेटर ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन की है ना अमाउंट इंश्योर कर सकते हो। एरेशन का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीजन ही है, बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हम एरेशन टर्म यूज करते हैं कि बेटर उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाए, बिकॉज इसमें आप होस्ट को कल्चर करोगे, है ना, तो बेटर एरोबिक मतलब बेटर एरेशन होनी चाहिए ना, एयर होनी चाहिए प्रॉपर ऑक्सीजन वाली, है ना, तो दैट इज व्हाट इज बायोरिएक्टर्स का कंसेप्ट। अब इसके बाद आपके एनसीईआरटी में दिया कल्चर के बारे में कि कल्चर कितनी तरह के हो सकते हैं, कितनी तरह से आप कल्चर कर सकते हो, क्या वो ओपन होगा, क्लोज होगा, कंटिन्यूअस होगा या बैच कल्चर होगा, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, है ना। 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा इसको फोटो क्लिक करके। देखो 21 मिनट तो हो गए, अब हमारे पास कितने मिनट बचे, मेरा टोटल 18 मिनट्स, और ऐसा नहीं है कि मैं आज भगा रहा हूँ लेक्चर को, देखो अगर मैं नॉर्मल में भी पढ़ाता तो इतनी टाइम में पढ़ाता, बट आज थोड़ी गप्पे कम मार पा रहा हूँ, है ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी है यार, है ना भाई, आप गप्पे मारने थोड़ी आते हो यहाँ पे, है ना। अब देखो जैक, देखो कितने अच्छे से पढ़ रहा है बेचारा, कितने अच्छे से पढ़ रहा है, तो इसके कल पता कितने नंबर आए हैं, 40 नंबर आए हैं जैक के, और बंटी के 42 नंबर है, देखो है 40 नंबर कोई नंबर है, व्हाट इज दिस बंटी, व्हाट इज दिस जैक, नहीं ना, 45 तक तो होते, फिर मैं कहता हाँ, वैसे तुमने वो वीडियो देख ली जिसमें मैंने कहा कि 40 भी आए तो भी ठीक है, साड़ा इधर देखो बदतमीज बेवकूफ बच्चे। अब देखना आगे कल्चर टाइप्स। अब एक हो सकता है बैच कल्चर, बैच कल्चर का क्या मतलब है आपको समझ आ ही रहा होगा, और एक है आपके पास, ये क्या कर दिया मैंने, बैच कल्चर, एंड सेकेंड इज आफ्टर बैच कल्चर देयर इज कंटिन्यूअस कल्चर। बैच कल्चर क्या है, नाम से पता चल रहा है बैच होता है ना, जैसे अगर आप मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने आओगे तो वहां पे बैचेस ही होंगे, ऑफकोर्स वाली बात है ना, तो एक बैच में 12th के, एक बैच में 11th के, एक बैच में 10th के, एक बैच में 9th के, तो बैच कल्चर है। वैसे ही यहाँ पे बैच कल्चर का क्या मतलब हुआ, थोड़ी देर में या एक बार में इतने से जो है बैक्टीरिया या होस्ट कवर करेंगे, होस्ट का कल्चर करेंगे, है ना, तो बैच कल्चर में यही है कि सिर्फ एक ही बार आप सारा न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करोगे, न्यूट्रिशन एटसेट्रा provided only once, full stop, once the culture is done, products obtained, प्रोडक्ट्स को आप अलग कर लोगे, है ना। ऑलराइट, तो बैच कल्चर आप कह सकते हो कैसा कल्चर होना चाहिए, देखो बैच होता है तो बैच सिस्टम क्या ओपन सिस्टम है, कभी कभी कोई भी आ सकता है ना, मैं कभी भी और बच्चे ऐड कर सकता हूँ, नहीं, बैच का मतलब होता है बैच प्रॉपर, तो उसमें क्लोज्ड ही आपके पास आएगा, क्लोज बायोरिएक्टर यूज करते हो आप इसमें। और यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो न्यूट्रिशन वगैरह आप एक बार नहीं कई बार प्रोवाइड कर सकते हो, न्यूट्रिशन अच्छा यहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगे एट द एंड आप ले सकते हो, और यहाँ पे आप बीच में से भी प्रोडक्ट ले सकते हो, है ना। क्या होगा यहाँ पे, न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्टेड, नहीं न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड साइड बाय साइड, है ना, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हो, बायोरिएक्टर में डाल देते हो, है ना, एंड प्रोडक्ट्स कैन आल्सो बी एक्सट्रैक्टेड क्या लिख देता हूं मैं, साइडवेज मतलब यहां से आपने देखो इसमें क्या है, ऐसा है, यहां से आपने क्या डाला, प्रोडक्ट डाला, सॉरी न्यूट्रिशन डाला, कह लो कल्चर डाल दिया, है ना,
और यहाँ से आप प्रोडक्ट भी साथ साथ में जैसे जैसे बनता जा रहा है वैसे वैसे निकाल सकते हो, साइड बाय साइड एज इट इज प्रिपेयर्ड, है ना। और इसमें क्या है, बैच कल्चर में क्या है, जैसे ये है ऐसा, तो भी क्लोज है ऊपर से, है ना, बिकॉज आपने एक ही बार सारा कुछ डाल दिया, यहाँ पे आपने एक ही बार सारा कल्चर डाल दिया, और उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा सिर्फ आप वही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बिल्कुल एट द एंड, है ना। और इसमें आप साइड बाय साइड कर सकते हो, क्योंकि ये कैसा है, ओपन है, नया और कल्चर डालना तो वो भी ऐड कर सकते हो, मोर कल्चर कैन बी एडेड, है ना। और इससे क्या होगा, देखो कल्चर के ऐड हो सकता है, तो अगर आपको पता है कि जहां पे कोई चीज लिमिटेड होती है, अगर कोई चीज लिमिटेड है तो लिमिटेड के केस में आपको कैसे ग्राफ्स मिलते हैं, ये ऐसे सिग्मोइड कर्व आपको मिलते हैं, है ना। आपने ये पढ़ा भी होगा पिछले चैप्टर में, पिछले चैप्टर नहीं मतलब पिछली क्लास में, बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा, पार्शियल प्रेशर, पता नहीं बॉडी फ्लूइड्स या उसमें ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि पार्शियल प्रेशर में ये सब चीजें आपको देखने को मिलती थी, है ना, है ना। तो ये कब होता है, जब आपने क्या किया, जब आपने कल्चर को एक लिमिट में लिया, लिमिटेड है जब आपके पास सारी चीजें, तो ये किस में मिलेगा आपको, बैच सिस्टम में या बैच कल्चर में। कंटिन्यूअस है मतलब आप ऐड कर सकते हो, और आपके पास सब कुछ अनलिमिटेड है ना। बैक्टीरिया के लिए जो भी कल्चर हो रहा है उसके लिए भी न्यूट्रिशन अनलिमिटेड है, तो इसमें कैसा आपको देखने को मिलेगा, है ना, इसमें तो आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा। तो इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए, 1 मिनट, ओए मेरी बात सुनो ध्यान से, है ना। जो बैच कल्चर है इसमें क्या हो रहा है, आपने एक बार डाला, है ना, एक बार डाला, ये होता है लैग फेज, जब आपने डाल दिया, फिर ये होता है लॉग फेज, फिर उसके बाद ऐसा हो जाएगा ये, बिकॉज खत्म भी तो हो गया, निकाल भी तो लिया आपने, है ना। तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऐसा, इसमें होगा ऐसा, है ना, उल्टा बता दिया था पहले मैंने, है ना, अनलिमिटेड है, ऑलराइट। तो और मुझे क्या बताना था, ओपन बायोरिएक्टर यहाँ पे, ओपन बायोरिएक्टर विल बी यूज्ड, इसको नोट करो जल्दी से जल्दी। आई होप एंड बिलीव आप इसको साथ साथ में नोट कर रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, है ना, इसको नोट करो जल्दी है सर। अच्छा, तो इसमें आप एक और चीज कह सकते हो कंटिन्यूस वाले में, कि यहाँ पे क्या, ये देखो ये है लैग फेज, जब आप कल्चर डाल रहे हो तो लैग फेज आ रहा है, फिर यहाँ पे सीधा लॉग फेज आ रहा है, लॉग फेज, और फिर ये स्टेशनरी होकर डेथ हो जाती है ना, आप ऐसा कह सकते हो, फिर ये स्टॉप हो रहा है। और इसमें क्या है, सीधा आपके लॉग फेज मिल रहा है, स्टॉप फेज मिल ही नहीं रहा, बिकॉज आप डालते जा रहे हो और चीज, तो ये स्टॉप थोड़ी होगा इसकी ग्रोथ, है ना, लॉग फेज है। तो ये आपको कहता है कि लॉगरिदमिक ग्रोथ है या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो वो कंटिन्यूअस कल्चर में आपको देखने को मिल जाएगी। क्या लॉगरिदमिक ग्रोथ हो गई या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई, तो वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, है ना। तो दैट वाज इट अबाउट दी कंटिन्यूअस कल्चर एंड बैच कल्चर। देखो हमारा कल्चर तो कुछ और ही है, हमारा कल्चर है जय श्री राम सीताराम राधे श्याम श्रीमन नारायण राम राम, है ना। अगर ये कल्चर तो अलग कल्चर है, तो हम इसको अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप एंड बिलीव आपको सारी चीजें जो है क्लियर होती जा रही हैं, 38 मिनट तक हो जाएगा हमारा सेट, बचा ही क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बची है ना, और वो तो है ही नहीं कुछ भी उसमें, वो तो भ्रम है, भ्रम, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो भ्रम हूँ निक्के, तू कौन सा माल देता है मेरे को अभी, हु नो यू नो 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 जिसने ये वीडियोस देखी हैं उसी को पता होगा। ओए तो किसकी बात कर रहा है, मैंने तो सारी वीडियो देखी है यूट्यूब पे, हर्ष बेनीवाल की भी। हाँ, अब देखना लास्ट बचा है आपके पास 8th प्रोसेस था, 8th नंबर पे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसका क्या मतलब है, आप इसमें से क्या कर रहे हो, ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट, जो भी आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट था, जिसके लिए आपने जीएमओ बनाया, या कह लो जिसके लिए आपने होस्ट को मॉडिफाई किया, उसके अंदर आरडीएनए डाला, है ना, तो वो आप प्रोडक्ट लेंगे उसको। अब आपको लार्ज स्केल में अगर आपने कल्चर किया था तो लार्ज स्केल में प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। अब लार्ज स्केल प्रोडक्ट तो मिल गया, बट उसमें कुछ ना कुछ ऐड भी करोगे, है ना। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इज आल्सो डन, प्रिजर्वेटिव्स इज आल्सो डन। अच्छा एक चीज रह गई है मेरे ख्याल से, है ना, प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन रह गया बताना, वो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, है ना। नोट इससे रिलेटेड नहीं है वो, है ना, बस डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में इतना ही है जो आपको जानना था। नोट में क्या बताना है, मुझे आपको बताना है कि अगर एक जीन है, इफ जीन कोडिंग प्रोटीन इज
expressed in a heterologous protein, सॉरी heterologous host। ये लाइन तो है एनसीईआरटी से रह गई थी एक्सप्लेन करना, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। हेटरोलोगस होस्ट में अगर एक आपके पास जीन कोडिंग प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस करने का क्या मतलब था जीन एक्सप्रेशन का, बताओ जैक तुम बताओ जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब था। ओए तुम मुझे बताएगा जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि वो प्रोटीन बना रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा इसने। हमने पढ़ा कहाँ पे, अच्छा जीन एक्सप्रेशन को कौन रेगुलेट कर सकता था इन प्रोकैरियोट्स, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इकोलाई की, तो उसमें तुम बताओगे कौन, नाम तुम्हारा बंटी, तुम बताओ जल्दी से। मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब आता है, मैं तो तुम्हें बता तो रहा हूँ, है ना। उसमें कौन सा था, ओहो मैं तो भूल गया। ओए बंटी, लैकोपेरॉन होता है, हाँ बिल्कुल सही लैकोपेरॉन होता है इन हेटेरोलोगस होस्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ओए ये हेटेरोलोगस होस्ट क्या होता है, मुझे सब आता है बस मुझे ये नहीं पता। हेटेरोलोगस होस्ट क्या होता है, वो होस्ट, वह होस्ट जिसमें जीन किसी और का हो, जीन किसी और का हो, है ना। तो आप कह सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो आप इसको, है ना। आई होप एंड बिलीव आपने ये चीजें लर्न कर ली हैं और आपको अब चीजें समझ आ गई हैं। विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर, है ना। और अब हम इसके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि एनसीईआरटी इस चैप्टर के बारे में क्या कहती है। आप अपनी एनसीईआरटी खोल कर रखिएगा। जैक और विल, विल नहीं, टिल 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 नहीं, बंटी जल्दी से एनसीईआरटी खोल लो, है ना। ये ऐसा करें एनसीईआरटी हम लाइव में रीड कर लेंगे जो थोड़ी बहुत बची है ना। लेक्चर नंबर 6 में रीड कर लेते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे, थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेते हैं बिकॉज अभी है हमारे पास टाइम। तो थोड़े से कमेंट्स आपके देख लेते हैं कि आप क्या क्या कहते हो, क्या क्या बकवास करते हो, देखते हैं क्या क्या बकवास करते हो। बोलो कर बकवास, है ना। तो एक मिनट जरा मुझे आपको देखना पड़ेगा। हाँ, सॉल्यूशंस टू बोर्ड लेवल टेस्ट आपके एक्सप्लोर नहीं इम्पो क्या अपलोड हो गए हैं, है ना। अब बस एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं जरा सा आपको बताऊं आप कैसी कैसी बातें कहते हैं कमेंट में, वो मैं आपको बता देता हूँ, अच्छी भी होती है ना। तो साक्षी जी कह रही हैं सर क्या आप संडे को ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लाइव ले रहे हो, प्लीज टेल मी, प्लीज ले लो। हाँ ले लेंगे, है ना। भैया वैसे आप क्या स्टडी करते हो, मैं स्टडी करता हूँ बायोलॉजी। पुलकित परिहार, दिल दिल दिल, तो आपको मेरी तरफ से दिल दिल दिल। बायोफ्लिक्स गोल्ड एंड टंगस्टन, हाँ मैंने बता दिया गोल्ड एंड टंगस्टन है, गोल्ड एंड टेन नहीं है ना। देन एक्स वाई सी 1919 6G जमाने में है ये। भैया आप कौन सी क्लास पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं कॉलेज क्या ये, तो कॉलेज पूछ रहा है मेरा, मैं क्यों बताऊं भाई। नहीं यार मैं अपने बारे में नहीं बता सकता कुछ भी। आई एम रियली सॉरी। बुरहान कह रहे हैं ब्रो देयर इज नो इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस फॉर द इनहिबिशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, देयर इज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म फॉर दिस। हाँ मुझे पता है ये चीज, है ना, बट वो तो मैंने सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के लिए कहा था कि हाँ यार इनहिबिटिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट, टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा आपको, उसका लिंक मैंने दे दिया था। अल्टीमेट एम इज मनी, पीडब्ल्यू इज बेस्ट, ये कहा है प्रकाश पाटिल ने। अच्छा जी, अगर अल्टीमेट मनी एम मेरा मनी होता तो क्या मैं आपको ये सब पढ़ा रहा होता, क्या मैं ऐसा नहीं आता। 5 महीने की स्ट्रेटजी, नीट में बचे हैं 5 महीने, क्या आप भी नीट के लिए तैयार हैं, नहीं तो ज्वाइन करिए ये चीज, ज्वाइन करिए ये कोर्स, ज्वाइन करिए मेंटरशिप। क्या मैं ऐसा करता ना सर, बट मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा बिकॉज मुझे पता है नीट में आपका सिलेक्शन किस चीज से होना है, तो मैं वही करूंगा, राइट। आप ऐसा ज्ञान जो नेतागिरी है वो छोड़ दें, है ना। देन है सोल प्लेयर, सर जी सेंस ऑर्गन डिलीट हो गया है ना। हाँ जी सेंस ऑर्गन इज डिलीटेड, मैंने इनको रिप्लाई भी कर दिया था। आपकी एज क्या है नहीं बता पाऊंगा सर, आप भूल गए कि यूके बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने चाहिए थे। हाँ वो मैंने डाल तो दिया यार, टेस्ट के फॉर्म में डाल रहा हूँ ना वो चीज़। अब आपने मेरे को भेजा ही नहीं टेस्ट सॉल्व करके, तो मैं क्या करूँ। भैया मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ूँ, एक दिमाग होता है वहां से आप पढ़ सकते हैं। नहीं यार मतलब सीरियसली बात कर रहा हूँ, तो मैं भी चाहता तो था, इच्छा मेरी बहुत थी कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँ आपको, बट स्टिल अभी के लिए तो नहीं हो पाएगा बिकॉज टाइम लिमिट भी होती है एक बच्चे की, है ना। कितनी देरी में पढ़ा पाऊंगा यहाँ पे, 1 घंटा इसका, 1 घंटा फिजिक्स का, 1 घंटा केमिस्ट्री का, तो 4-3 घंटे तो मेरे यहीं पे लग गए, है ना। और कोई बोलेगा जेई जेई वाला मैथ्स भी पढ़ाओ, है ना, पढ़ाने को तो मैं मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ, बट स्टिल, है ना। फिर मेरे को ये पता है ना, मेरे को खुद को ही मेरा ज़मीर नहीं मानेगा ये सब चीज़ें के लिए, यार क्या कर रहा हूँ मैं।
अपना सारा टाइम आपके पीछे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल दिक्कत ये है कि फिर मेरे साथ सारा काम प्रॉपर हो नहीं पाएगा, है ना, सारा कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा इतना कुछ। तो दैट इज वाई मैं आपको अभी जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स को होल्ड पे रख के बैठा हूँ। अच्छा, अगर अगले साल तक भी, तो अगले साल भी अगर मैंने वीडियोस डाली अपलोड करी तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा अगले साल, अगर मैंने अपलोड करी तो। आई एम नॉट श्योर, क्या पता अगले साल को मैं भी स्ट्रेटेजी वीडियोस ही लाऊं, वो उसमें ज्यादा फायदा है ना, क्या पता अगले साल में मेरे दिमाग में मनी आ जाए। जरूरी नहीं है यार किसी बंदे के दिमाग में मनी हो तभी वो स्ट्रेटेजी वीडियो, नहीं, कुछ कई होते हैं जो जनरल स्ट्रेटेजी वीडियो भी लेके आते हैं, बट कई होते हैं जो हर महीने, अच्छा 4 महीने की स्ट्रेटेजी वीडियो, फिर 4 महीने बीत गए, 3 महीने की स्ट्रेटेजी वीडियो, 3 महीने बीत गए, 2 महीने की स्ट्रेटेजी वीडियो, 2 महीने बीत गए, 1 महीने की स्ट्रेटेजी वीडियो, लास्ट 30 डेज, लास्ट 20 डेज, लास्ट 10 डेज, लास्ट 5 डेज, लास्ट 1 डे, लास्ट 1 वीक। व्हाट इज दिस यार, स्ट्रेटेजी जानने आए हो तो पढ़ाने आए हो, पढ़ाने आए तो पढ़ाओ, है ना। ऐसे लोग जो हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, है ना। पर जो ऐसे ही है कि एक बार, है ना, एक बार साल में स्टार्टिंग में डाल दिया स्ट्रेटेजी वीडियो, क्या क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, तो वो तो ठीक है। फिर भी होमवर्क में क्या क्या है आपके पास, एनसीईआरटी रीडिंग करोगे खुद से, बट ये मैं आपको लाइव में भी पढ़ाऊंगा, इन लाइव एज वेल। लाइव में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये एनसीईआरटी दोनों चीजें देखनी है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में आपको पढ़ाऊंगा मैं, लेक्चर नंबर 6 विल बी लाइव, और वो बोर्ड पे नहीं हो पाएगा ऑफकोर्स अगर लाइव है तो। नेक्स्ट आपको नोट्स बनाने हैं अपने, है ना, एंड मोर जो है आपको डीपीपी नंबर 3 भी सॉल्व करनी है, मतलब डीपीपी नंबर 1 to 3 आपको इसको सॉल्व करना है, डीपीपी नंबर 1 to 3 को आपको सॉल्व करना है। देखो 5 लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट है, 6 लेक्चर आपका प्रीवियस क्वेश्चन का लेक्चर, उसमें कुछ नया थोड़ी पढ़ोगे आप, है ना। तो बस यही तक था हमारा आज का सफर, जैक और बंटी। अब आप भी जा सकते हो और आप भी जा सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, जय श्री नारायण, राम राम।